चलिए 9 तक पर्यटन पढ़ रहे हैं तो 9 तक हमने पढ़ लिए। 9 से आगे है जी नेक्स्ट चक्रवर्ती झील। चक्रवर्ती झील एक बार नहीं 6-7 बार पेपर में आई है, इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके पहले राज्यपाल तो कौन थे? धर्मवीर। दूसरे राज्यपाल थे जी जिनका नाम था वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और जो आपके दूसरे राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, उन्हीं के नाम पर नाम पड़ा किसका? चक्रवर्ती झील का, जो कहाँ पे है? करनाल में। ठीक है। और इनका कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा है। तो आप जो BN चक्रवर्ती है या वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, उनको आप दो कारणों से जानेंगे। इनके नाम पे एक झील भी है और इनका कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा। दूसरी बात, नेक्स्ट है जी विक्टोरिया हॉल। विक्टोरिया हॉल अगर आपसे ये पूछता है जी बना कब, तो आप बताएंगे कब बना है? 1906 में बना है। और जो गांधी मेमोरियल हॉल है आज, जो गांधी मेमोरियल तुम कहते हो वही पहले कहलाता था विक्टोरिया हॉल। ठीक है। तो पेपर में पूछेगा विक्टोरिया हॉल को आज क्या कहते हैं, तो गांधी मेमोरियल। या पेपर में पूछ ले गांधी मेमोरियल को पहले किस नाम से जानते थे? विक्टोरिया हॉल। ये बहुत डेप्थ की बात है कि आपसे ये पूछ ले कब, नहीं पूछेगा। डायरेक्ट आपका लेवल तो ये कहता है कि आपसे डायरेक्ट ये पूछ ले कि भाई गांधी मेमोरियल या इसे पहले किस नाम से जानते थे, बस। कब बना वो बहुत डीप की बात। अगला है जी पारासर तालाब। अब ये जो पारासर तालाब है ये एक ही बार आया है आपके पेपरों में, मैंने तो एक ही बार पढ़ा है, देखा है। जो दुर्योधन था वो इसी तालाब में छिपा था, पारासर तालाब, जो कि कहाँ पे है? कर्नाल। अब महाभारत का जो युद्ध हो रहा था कहाँ हो रहा था? कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र कितनी दूर है करनाल से? ज्यादा नहीं है। तो जब युद्ध खत्म हुआ, तो युद्ध खत्म होने के बाद 18 दिन का जब युद्ध खत्म हो गया, तो युद्ध खत्म होने के बाद दुर्योधन जो था वो थक चुका था। हालांकि उसका जो शरीर था वो वज्र का हो चुका था, मगर वो थक चुका था। तो थक चुका था, तो उसी के जो परिजन थे, जो मामा शकुनी था उसका, या उसी के जो और परिजन थे, उन्होंने कहा भाई तू आराम कर ले, रेस्ट कर ले, क्योंकि पांडव कभी भी दोबारा सूर्योदय होते ही फिर हमला होगा, फिर युद्ध होगा। तो अपनी संयुक्त कर, अपनी शक्ति को आराम कर, रेस्ट कर। तो वो उन पांडवों से बचते बचते वो पहुंचा जी करनाल की इस पारासर जगह पे, पारासर जो आज ये तालाब है, और इसी की तलहटी में बैठ के वो समाधि लगा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको एक क्रिया आती थी किसमें? जल में श्वसन किया। श्वसन की क्रिया इतनी लंबी कर देता था कि इसे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ठीक है। जब वो पांडव ढूंढते रहे, क्यों ढूंढते रहे? क्योंकि जब तक दुर्योधन हारेगा नहीं तब तक वो युद्ध जीतेंगे नहीं। अब युद्ध क्या था? अच्छाई और बुराई का युद्ध था। अब अच्छाई और बुराई का युद्ध क्या था कि जब तक बुराई मरेगी नहीं तो अच्छाई जीतेगी कैसे? युद्ध भले ही वो एक तरीके से हैवी हो चुके या जीत चुके हैं, मगर युद्ध के असली मायने जीतने के तब होते जब दुर्योधन की हत्या की जाती। जब ढूंढ रहे थे, सारी चीजें थी, तब उन्हें उन कदमों के, उन पद चिन्हों से पता चल जाता है कि भाई ये तालाब के अलावा तो हमने सब कुछ खोज दिया, अब यही तालाब बचता और यही उसके पद चिन्ह। क्योंकि दुर्योधन था तो कोई ऐसा तो था नहीं कि 4 महीने का बच्चा और छोटे पद चिन्ह मिलेंगे। विशाल काय था जो भीम से युद्ध कर रहा था, वो विशाल काय तो था ही, क्योंकि भीम भी विशाल काय था। जब ये पता चला कि भाई वो इसमें हो सकता है, कृष्ण भगवान ने इशारा किया, क्योंकि कराया तो सारा किसने था। और मान्यता ये भी कहती है, महाभारत ये भी कहती है कि मरने वाला भी कृष्ण था और मारने वाला भी कृष्ण था। दुर्योधन भी कृष्ण था, भीम भी कृष्ण था, अर्जुन भी कृष्ण था, युधिष्ठिर भी कृष्ण था, धृतराष्ट्र भी कृष्ण था। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण ही था। कृष्ण ही धर्म में था, कृष्ण ही अधर्म में था। तो उसे बाहर बुलाया जाता है, बाहर जब वो चुनौती दी जाती है, युद्ध होता है, तो उसकी जंगा तोड़ी जाती है। क्योंकि बाकी शरीर तो वज्र का था, कमर से नीचे गदा मार नहीं सकते। मगर कृष्ण ने कहा भाई ऐसे नहीं मरेगा। मरेगा तब जब युद्ध के नियम तोड़े जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी तो तोड़े थे ना, अभिमन्यु को घेर के मारा था, तो युद्ध के नियम भी तोड़े गए। बलराम जो गुरु था दुर्योधन का, क्योंकि जो गांधारी थी उसे पता था भाई तेरे बाकी पुत्रों को तो ये मार चुके हैं, ये अब ये तेरा एक पुत्र बचा हुआ है, इसको अगर कोई बचा सकता है वो बलराम, क्योंकि उसके आगे कृष्ण की भी नहीं चलेगी। तो उसने कहा भाई आप निष्पक्ष युद्ध का निर्णय कीजिए।
तो उसने पहले ही डिसाइड कर दिया था अगर कोई भी किसी को अधर्म से मारेगा उसको फिर मैं मारूंगा। तो उसने अधर्म किया, उसको जैसे ही मारने को इतिहास बताता है जब चले तो कृष्ण ने फिर कृष्ण महाराज ने लीला घुमा दी कि भाई इन्होंने मारा था, ये किया था, वो किया था। तो दुर्योधन इसी तालाब में छिपा था। हमारे लिए मेन बात ये है महाभारत का युद्ध, और यही फिर दुर्योधन की क्या की गई थी, जंगा तोड़ी गई थी। ठीक है। और यही दुर्योधन का फिर कुछ दिनों के बाद मर, तो इतनी आसानी से मृत्यु तो नहीं हो सकती थी। अब मान लो किसी व्यक्ति की आप जंगा तोड़ देते हो, हड्डी तोड़ देते हो, तो खून बहुत ज्यादा बह जाए तो मृत्यु होएगी। ठीक है। या कई दिनों के भूखे प्यासे या दर्द में कष्ट में तब जाके होएगी। अब वो व्यक्ति ऐसे तो थे नहीं कि जो चिप्स कुरकुरे खाते थे, ठीक है ना, कि भाई बहुत जल्दी वो हो जाएगा, नहीं थे ना, सशक्त पुरुष थे। तो ऐसा इतनी जल्दी मृत्यु नहीं आने वाली थी। हालांकि उसी के लिए अश्वत्थामा पांडवों के पांचों पुत्रों को ले मार के सिर काट के लेके आया था कि भाई दुर्योधन ने कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि पांडव पांचों सिर देखने हैं मुझे। वो जब शिविर में घुसा तो उससे वो जो बेटे थे वो सुला रखे थे उन्होंने अपने शिविर में, और जो खुद थे वो दूसरे शिविर में थे, वो इसी में घुस गया पांचों के सिर, क्योंकि पांचों की जो देह थी वो उन्हीं के आकार की दिख रही थी। भीम का पुत्र तो भीम जैसा ही दिखेगा, धृतराष्ट्र जैसा थोड़ी दिखेगा कि भाई हल्का दिखेगा, भीम भीम का है तो भीम ही दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ आप ये याद रखना जी, पारासर जो तालाब है वो दुर्योधन। अब पूछेगा जी कहाँ है, बहलोलपुर गांव है जी। कहाँ पे है, बहलोलपुर। मान लो और डेप्थ में पूछ ले भाई कहाँ है, तो बहलोलपुर गांव पड़ता है वहां। फिर है जी बादशाही। अब जो बादशाही पल्प है या पल्प कह सकते हो, ये एक ऐसा पुराना स्मारक के तौर पे बना हुआ है यहीं पे। ठीक है। किताबी क्वेश्चन है, ज्यादा ये कभी पूछा नहीं गया या कभी पूछने की ऐसा भी नहीं है कि पूछेगा, बट किताबी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अटल पार्क है जी, ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है अटल पार्क कहाँ है, तो अटल पार्क बताएंगे आप करनाल में। कुषाण स्तूप है जी, इंपोर्टेंट है जी। कुषाण स्तूप कहाँ है, तो कुषाण, कुषाण किससे, कनिष्क से। कुषाण किससे संबंधित है, कनिष्क। तो कनिष्क से संबंधित मुद्राएं भी हमने पढ़ी थी। कहा, कनिष्क या कुषाण कालीन मुद्राएं कहाँ पढ़ी थी तुमने, है जी, अंबाड़ा में पढ़ी थी या कहाँ पढ़ी थी? अरे इससे पहले अंबाड़ा ही हुआ तो अंबाड़ा में ही पढ़ी थी, और जिले तो हुए ही नहीं है, करनाल तो चल ही रहा है अभी। तो कुषाण कालीन जो सिक्के थे या मूर्तियां थी वो कहाँ थी, अंबाड़ा में थी। मगर कुषाण कालीन जो स्तूप है वो कहाँ से मिले हैं, असंध से, करना। जरासंध का किला असंध में है। अब जरासंध को आप जानते हो कौन था, सबसे पहले जिसने मगध साम्राज्य बसाया था। मगध उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य होता था। हालांकि जो इसका फादर था जरासंध का, उसने इसको त्याग दिया था, क्योंकि ये जब पैदा हुआ तो राक्षस जैसी प्रवृत्ति थी इसकी, शारीरिक बनावट राक्षस जैसी थी। तो इसे बीच से कटवा के तलवार से और वन में फेंकवा दिया था, मर गया, फेंक दिया। तो जरा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी, उसने, अब राक्षसी थी तो उसने अपनी ताकत से इन दोनों को जोड़ा और दोनों की संधि की, तो नाम पड़ गया जरासंध। ये जीवित हो गया। इसको भी भीम ने मारा था, और भगवान कृष्ण ने छल से ही मरवाया था इसको भी भीम से। ठीक है। तो जरासंध किला पूछे, जरासंध का जो किला था वो पूछे तो वो भी कहाँ है, असंध में। और आपसे अटल पार्क पूछेगा वो करनाल में, और कुषाण स्तूप पूछेगा वो असंध। राजा गजपत सिंह का किला, एक बार नहीं जी कई बार पूछा गया आपसे क्वेश्चन। राजा गजपत सिंह का, इसे करनाल का किला भी कह देते हैं जी, क्योंकि करनाल में है इसलिए इसे करनाल का किला कह देते हैं। मगर पेपर में पूछ लेता है, राजा गजपत नहीं देगा, डायरेक्ट दे देगा करनाल के किले के नाम से किसे जाना जाता है। अब गजपत तो बच्चा याद कर लेगा करनाल में, मगर जब पेपर में पूछेगा कि करनाल के किले के नाम से किसे जानते, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। किसे जानते, गजपत के किले को करनाल का किला कहते हैं। राजा गजपत जिसने जींद रियासत की स्थापना भी की थी। अब यहाँ जींद की हमने बात क्यों की है, क्योंकि गजपत की बात आई है। तो आपसे कोई भी कह दे भाई जींद रियासत किसने बनाई, हम जींद जिले की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जींद को रियासत बनाने वाला कौन था। तो जींद को रियासत बनाया था गजपत सिंह,
कौन गजपत सिंह? जिसके नाम से किला है, जिसे करनाल का किला भी कह देते। ओएसिस पर्यटन कहाँ है जी? ओएसिस पर्यटन है जी उत्ताना। कहाँ है? करनाल। ठीक है, ये करनाल वाला उत्ताना है जी, कहाँ पे? करनाल में। क्लियर है यहां तक? चलिए जी आगे बढ़िए। अब आगे जी इंडिविजुअली हम बात करेंगे व्यक्तित्व के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले सबसे मेन इसी का पहला मेन किरदार है कल्पना चावला। अब जब शुरुआत में आप देखते हो, जब 2015 में एमपीएसडब्ल्यू का पेपर पहली बार आया था, वहां से लेकर और आज तक जितने पेपर हुए हैं, हर दूसरे तीसरे पेपर में कल्पना चावला से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, तो देखिए जी, कल्पना चावला जिनका जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ। अब यहां मैंने लिख रखा है 17 मार्च 1962। क्यों लिख रखा है? क्योंकि इसके ऊपर मान्यता ये है कि ये भी हो सकता है। ठीक है ना, आपकी बहुत सी किताबें इसे 17 मार्च 1962 कहेंगी। ठीक है, मगर जो ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वो 1961 वाले को दी जाती है। इसलिए आप कल कोई किताब पढ़े और आपको भ्रम ना हो। हाँ, तो मैं कह रहा हूं भ्रम ना हो, इसलिए ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि मान लो आप किताबें पढ़े तो ये ना हो जी हमने तो गलत पढ़ा दिया। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जो ज्यादा मान्यता वो 1 जुलाई 1961 की। ठीक है, अब ये रखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला जी। वैसे तो व्यक्ति तो कौन थे? राकेश शर्मा 1984, मगर महिला कौन थी पहली भारतीय? वो कल्पना चावला थी। अब बात कीजिए, इनके बचपन का नाम था जी मोन्टो। कल्पना चावला को बचपन में क्या कहते थे? अब हर व्यक्ति का नाम है, रिंकी पिंकी चिंकी चिंटू मिंटू सबका है कि नहीं है? भाई कौन है ऐसा जिसका घर का नाम नहीं है? घर का कोई तो नाम होगा, आपका नहीं है। मेरे बहुत हैं घर के नाम, मेरे बहुत हैं। वैसे आमतौर पे घर पे मोनू कहते हैं मुझे। हाँ, और वैसे सोनू मोनू तो कॉमन है, जिसके घर वालों को कुछ ना मिले उनमें दो में से रखता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा ना, जिनके घर वालों को ना मिले उन्होंने कॉमन रखने को। तो मेरे दादा ने मेरा नाम रखा था सुक्रम पाल। थोड़ा ज्यादा ओल्ड फैशनेबल हो जाता कि नहीं, बट बाद में दादा को बड़ा समझाया, घर वालों ने समझा समझा के फिर विजय रखा। और जैसे मेरा बेटा हुआ तो उसका दादा ने नाम रखा विकास, मगर ये भी घिसा पीटा नाम। फिर हमने पहले ही, आजकल के माँ बाप पहले डिसाइड कर लेते नाम क्या होगा, तो फिर हमने नाम रखा उसका वैभव। लड़की होती तो विवाह रखते, पहले से डिसाइड। अब ये थोड़ी था पक्का ही लड़का होगा, पर ये था कि लड़का हुआ तो वैभव रखेंगे, लड़की हुई तो विवाह रखेंगे। भाई ये वैसे आजकल की मॉडर्निटी। नहीं नहीं, वो वाली बात है, पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना जरूरी है, बढ़ाना जरूरी है। वो जा चुका, हम दो हमारे दो, अब है शेर का बच्चा एक ही अच्छा है। अब ज्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, अब हर व्यक्ति अपने आप में शेर ही है, कहावत में तो है। अब वो शेर है बिल्ली है वो तो बाद की बात है, समय पड़ता है तब पता चलता है। तो मोन्टो नाम है जी, और मोन्टो से इतनी ज्यादा लंबी बातें बढ़ाई हमने। प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन, और ये पूछा गया था जी कि जी उस विद्यालय का नाम बताइए जिसमें कल्पना चावला ने अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी। वो था कौन सा? प्राथमिक शिक्षा ली थी टैगोर बाल निकेतन से। स्पेस इंजीनियरिंग पढ़ी थी जी पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर। विवाह हुआ जॉन पियरे हैरिसन से, फ्रांस के रहने वाले थे जी। जॉन पियरे हैरिसन से विवाह हुआ, फ्रांस के रहने वाले थे। इनका नासा में चयन हुआ था 1994 में। नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसमें 1994 में चुनी गई, और प्रथम बार इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया 1997। 1997 में पहली बार ये अंतरिक्ष में गई, यानी कि 3 साल इन्होंने जो पढ़ाई होती है नासा के अंदर, जो आमतौर पर एक ट्रेंड तक पहुंचाने की जो पढ़ाई होती है कि आपको ये पता चले कि आपको वहां सरवाइव कैसे करना है, कोई दिक्कत आ गई तो कैसे क्या उसको सोल्ड आउट करना है। तो 97 में पहली बार गई। दूसरी बार गई जी 1 फरवरी 2003। दूसरी बार जब गई तो 1 फरवरी 2003 को जब
इन आ रही थी तो इनका विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया जी। विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और ये माना जाता है कि केवल 10 मिनट की दूरी रह गई थी पृथ्वी तक पहुंचने में, तभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और यान का नाम था जी कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया यान में गई थी जी। कल्पना चावला के नाम पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं, 2010 में शुरू हुए थे। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दिया जाता है जी, और इसे स्पेस क्वीन कहा जाता है। जैसे सुषमा स्वराज हमने पढ़ी थी, उसमें 5 लाख राशि दी जाती है, तो उसके नाम पे भी 8 मार्च को दिए जाते हैं, और इसके नाम पे भी 8 मार्च को दिए जाते हैं। ठीक है, और इसे स्पेस क्वीन कहते थे। तो कल्पना चावला के बारे में इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए जी। अब आ जाइए जी विक्रमजीत विक्र। अब विक्रमजीत विक्र कौन है? एक अभिनेता है जी। फिर है जी मेहताब विक्र, ये पंजाबी सिंगर है। कौटिल्य पंडित, ये आपने देखा भी होगा फोनों में। कौटिल्य पंडित एक छोटा सा बच्चा जो कि गणनाएं बताता, कैलकुलेटर से भी जिसको कह रहे हैं भाई फास्ट है, जिसे हरियाणा का गूगल बॉय कहने लगे। तो हरियाणा का गूगल बॉय किस गांव से है? ठीक है, तो कौन से गांव से? हमने कोडवाड़ सुनी भाई, कोहड गांव से। ठीक है, कहाँ का गांव है? करनाल का। तो गूगल बॉय यहीं का है, जिसका नाम क्या है उसका? कौटिल्य। लियाकत अली, पाकिस्तान के जो पहले पीएम बने थे, वो लियाकत अली कहाँ के हैं? वो हरियाणा के करनाल में जन्मे थे, क्योंकि पार्टीशन से पहले जन्म हुआ था। पार्टीशन कब? 1947 में हुआ पाकिस्तान का, तो ये यहाँ जन्मे थे। ठीक है, तो लियाकत अली जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो करनाल में जन्मे थे। अजमेर चोपड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जी, अजमेर चोपड़ा। और रुकनपुर गांव जो है करनाल का, उस रुकनपुर गांव से संबंध रखते हैं जी। आपसे सिर्फ इतना पूछ सकता है कि अजमेर चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। ज्यादा डेप्थ में जाएगा तो गांव का नाम या पूछेगा, वरना आम तौर पे ऐसे खिलाड़ियों के सिर्फ ये पूछे जाते हैं खेल कौन सा है। बास्केटबॉल में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 1982 में, यानी कि आज के खिलाड़ी नहीं है, प्राचीन है, पुराने हैं। इन्हें 1982 में क्या दिया गया था? अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जो क्या माना जाता है? सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, जो 1961 में शुरू हुआ था। ठीक है, और खेलों में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? अर्जुन। एक राजीव गांधी अवार्ड भी है, जो 1991 में शुरू हुआ था, वो भी दिया जाता है जी। नेक्स्ट देखिए, सीबा मोगन। सीबा मोगन बास्केटबॉल की रानी कही जाती है जी। आपसे पेपर में पूछ लेगा हरियाणा में किसे बास्केटबॉल की रानी कह देते हैं? सीमा मोगन को। कहाँ की है? करनाल की। अंतरराष्ट्रीय मैच में रेफरी की भूमिका निभा चुकी है, और ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है जी। उस महिला का नाम बताइए जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच में एम्पायर का रोल निभाया। तो अंतरराष्ट्रीय मैच में एम्पायर रेफरी बन चुकी हैं जी। कौन बन चुकी हैं? सीबा मोगन, जो कि खुद एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जी, जिन्हें बास्केटबॉल की रानी कहा जाता है। भारतीय बास्केटबॉल टीम की कोच हैं जी फिलहाल वर्तमान में। अब जो बास्केटबॉल टीम है उसकी इन्हें कोच बना दिया गया, क्योंकि आप देखते हो जैसे कोई भी सीनियर खिलाड़ी होता है, जैसे अभी क्रिकेट में देखे गौतम गंभीर, उससे पहले रवि शास्त्री को बनाया गया था। ठीक है ना? तो अलग अलग जो अनुभवी खिलाड़ी, अब कह रहे हैं कि आगे तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया जाएगा। तो अलग अलग जो खिलाड़ी जो अनुभवी होते हैं उन्हें कोच बना दिया जाता है। फिर है जी अनीस बनवाला, पूछा गया है जी शूटिंग। अनीस बनवाला का पेपर में क्वेश्चन आया है, शूटिंग से संबंधित है। नवदीप सैनी क्रिकेट में आप जानते हो बॉलर है जी, फास्ट बॉलर है नवदीप सैनी। और क्रिकेट वनडे में 229 विकेट लिए हैं, और टेस्ट में 299। और ये लिखने का मतलब क्या है? इसका लिखने का मतलब ये है, ये पूछा गया था पेपर, और टेस्ट क्रिकेट का पूछा गया था 299 वर्ड, कि भाई हरियाणा के नवदीप सैनी ने क्रिकेट में कितने विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो आपको पता होना चाहिए जी। वनडे में अब तो बढ़ गए होंगे, मगर जब की बात है तो आप आइडिया आपको रहता है, फिर आप निशान लगा देते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये 25-30 एक बार में ही ले लेगा। भाई मैच के साथ किस्मत है, एक दो मिलेगी ना, किस्मत तो नहीं मिलेगी। ठीक है, त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है जी नवदीप सैनी को, ये आप याद रखना। त्रावड़ी कहाँ है? करनाल। करनाल को ही पहले त्रावड़ी त्राइन
कहा जाता था, कर्णालय कहा जाता था, हमने बात की थी। तो तरावड़ी एक्सप्रेस किसे कहते हैं? नवदीप सैनी को कहते हैं। नवदीप सैनी को कहा जाता है। अब है जी अश्विनी कुमार चोपड़ा। अब जो अश्विनी कुमार चोपड़ा है, ये पूर्व लोकसभा जो सांसद है वो हैं जी अश्विनी चोपड़ा। अब ये बात पूछेगा भाई किस क्षेत्र से संबंधित है, तो राजनीति से संबंधित है, ठीक है। और क्यों महत्व रखते हैं ये? क्योंकि जो पंजाब केसरी अखबार है ना, जो आज आप पढ़ते हो, उसके संस्थापक हैं। हालांकि ज्यादा साल नहीं हुए पंजाब केसरी मार्केट में आए हुए, वरना दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला ये पढ़ते थे आप, मगर हरिभूमि ये पढ़ते थे। मगर यहाँ अपने यहाँ की मार्केट में ये अखबार है, अब कहने का मतलब कुछ सालों से अब लोग इसको पढ़ने लगे हैं, ठीक है, वरना स्थापना तो पहले ही हुई थी। नोट है जी, कलंदर शाह के गुम्बद का निर्माण कराया था गयासुद्दीन बलबन ने। ये क्वेश्चन यहाँ क्यों लिखा गया है? ये क्वेश्चन यहाँ इसलिए लिखा गया कि अब जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे ट्रेडिशनल है। क्वेश्चन आगे आने वाले अब क्या है? यानी कि टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं, करनाल टॉपिक वाइज पूरा हो गया, अब ट्रेडिशनल शुरू हो गए हैं। तो कई कंफ्यूजन ये रहता है, जो शाह अली कलंदर का जो गुम्बद है वो कई कह देते इल्तुतमिश ने बनवाया था, तो इसलिए स्पेशली नोट करके लिखवाई ये बात आपको कि वो बनवाया था गयासुद्दीन बलबन ने। किसने बनवाया था? गयासुद्दीन बलबन। नवाब नजाकत खां की राजधानी किसे माना जाता है? करनाल। नवाब नजाकत खान ने अपनी राजधानी हरियाणा में करनाल को बनाया था जी। सबसे जो प्रथम खनिज माना जाता है वो है सोरा, जो यहाँ उपलब्ध होता है जी। करनाल में आपसे पूछ ले कौन सा खनिज पैदा होता है, उपलब्ध होता है? सोरा। और सोरा को प्राथमिक खनिज कहा जाता है, प्रथम खनिज कहते हैं। सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं जी करनाल में। सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ हैं? करनाल। अमरूद और लहसुन में पहला स्थान है जी उत्पादन में करनाल का। आपसे कोई पूछे भाई अमरूद की, जैसे हमने पिछली क्लास में अंबाड़ा में पहले क्या पढ़ा था? हल्दी और आलू। उनमें दो चीजें पूरे हरियाणा में वो पहले नंबर पे, हल्दी और आलू में। और करनाल जो है वो अमरूद और लहसुन में पहले नंबर पे। हरियाणा का पहला इंडोर स्विमिंग पूल इंद्री में। इंडोर समझते हो क्या होता है? इंडोर स्टेडियम क्या होता है? बंद हो, छत हो जिसके ऊपर, वो इंडोर होता है। नहीं, वो आउटडोर है, वो खुला हुआ है। तो इंडोर स्टेडियम है जी वो इंद्री में है। और ये किस चीज का है? इंडोर स्विमिंग पूल है जी, यानी कि स्विमिंग पूल को भी कवर किया गया। करनाल नगर निगम की स्थापना हुई जी 17 मार्च 2010। आप ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि आप करनाल पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए करनाल नगर निगम कब बना। तो नगर निगम करनाल बना 2010 में। केंद्र सरकार द्वारा करनाल को हरियाणा की दूसरी स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया था जी। पहली स्मार्ट सिटी तो क्या कहा था, कौन सी बनेगी? गुरुग्राम, गुड़गांव। दूसरी घोषित हुई कौन सी? तीसरी घोषित हुई फरीदाबाद। तो आप याद रखना, तीन जो सिटी है वो हरियाणा में स्मार्ट सिटी घोषित हुई है। पहली गुरुग्राम जो कि डेवलप कर ही रहे हैं जिसको, फिर उसके बाद घोषित हुई करनाल, और उसके बाद तीसरी घोषित हुई फरीदाबाद। तो करनाल एक स्मार्ट सिटी के अंडर आती है, यानी करनाल खुद में क्या है? एक, यानी कि, और ये हरियाणा सरकार की योजना नहीं है, ये केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना। नेक्स्ट देखिए जी, हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन में है। ये हमने बात की थी। क्यों? क्योंकि एफएसएल जो फोरेंसिक लैब थी वो कहां से निकाल के? रोहतक से निकाल के, और कहां स्थापित की थी? मधुबन में। तो हमने बात की थी कि मधुबन एकेडमी की स्थापना 1973 में, ट्रेनिंग सेंटर बना 1976 में। और ये पेपर में आया था जी क्वेश्चन। ट्रेनिंग सेंटर आपसे पेपर में पूछा गया था कि ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इसे कब व्यवस्थित किया गया। क्योंकि ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए, ये तो आसान है। पेपर वाला सोचता है ये तो बिल्कुल आसान है, तो पेपर वाला उससे एक स्टेप आगे पूछता है कि जी एकेडमी तो थी ये पुलिस एकेडमी, मगर इसे ट्रेनिंग सेंटर के रूप में डेवलप कब किया गया? तो 1976। किसान मेला लगता है जी करनाल में। अब मैंने आपको बताया था, चाहे वो यमुनानगर हो, करनाल हो, या आप अंबाला की बात करो, जो नॉर्थन जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं
वो एग्रो, जो एग्रो हब है उनमें, जैसे एग्रो हब तो करनाल तो हमने पढ़ा ही था, बाकी सब के अंदर है, क्योंकि पंजाबी इलाका ज्यादा लगता है, तो यहाँ पे एग्रो जो है वो उनके स्कोप ज्यादा है, मशीनें बनने के स्कोप ज्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी यहाँ ज्यादा है। वहां पे जो फसलें हैं वो और दक्षिण हरियाणा की बजाय या उत्तरी हरियाणा, पूर्वी हरियाणा की बजाय पश्चिमी ज्यादा होती है, क्योंकि नहरी इलाका ज्यादा है। अब जहाँ पानी होगा फसलें वहीं तो अच्छी होंगी, या मिट्टी अच्छी होगी तो वहां वो मिट्टी अच्छी है, इसलिए वो खेती को ही अपना रोजगार मानते हैं। ठीक है, आगे है जी, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी करनाल के वस्तली गांव में। ये पेपर में पूछा गया था। पेपर में क्या पूछा गया था सबसे पहले, कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने कहा की, तो आप बताएंगे कि सरस्वती नदी के किनारे की। पहले तो इतना क्वेश्चन आता था बस, कि सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कर दी। मगर अब थोड़ा सा और ज्यादा लेवल बढ़ गया, उसने कहा कि जी जगह बताइए आप हमें, कुरुक्षेत्र प्रॉपर जगह नहीं है, अब हमें जगह बताइए। तो जगह कौन सी बताई गई फिर, करनाल की वत्सली गांव जो है उसके अंदर बैठ के की थी। ठीक है, असंध का पुराना नाम, असंध का पुराना नाम क्या है भाई, आसंध वित्त। आसंध को आसंध वित्त का के नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन मिलता है जी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखी थी, किसने लिखी थी, पाणिनि। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी थी उसी में करनाल के असंध का वर्णन है जी, करनाल के असंध का। राजा परीक्षित की राजधानी कौन सी थी, असंध। राजा परीक्षित ने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था जी। क्यों, क्योंकि पहली तो हस्तिनापुरी थी, दूसरी बनाया था असंध को। कुंजपुरा रियासत का संस्थापक कौन था, क्योंकि कुंजपुरा अपने सैनिक स्कूल पढ़ा पहला 1961 में, तो उसी कुंजपुरा पहले वो रियासत होती थी, उसका संस्थापक था निजाबत खां। कौन था, निजाबत खां। हरियाणा पुलिस का कमांडो परिसर कहाँ है, ये पेपर में आया था, नेवल गांव में। हरियाणा पुलिस का जो कमांडो परिसर है वो नेवल गांव में है, जो कि करनाल में। करनाल मंडल हमने बात की, करनाल को मंडल के रूप में व्यवस्थित कब किया, 2000। नगर निगम बना 2010, मंडल कब बन गया, 2000 है। अब करनाल मंडल में खुद करनाल, कैथल और पानीपत आते हैं। करनाल मंडल कब बना, 2017 में। करनाल मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, खुद करनाल, कैथल और पानीपत आते हैं। करनाल बांगर भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। बांगर क्या, पुरानी मिट्टी, तो उस पुराने स्थल का हिस्सा है बांगर स्थिति, यानी कि आगे जो मिट्टी है वो निर्माण तो इसका किससे हुआ है, नदियों से। मगर कौन सी नदियों से, यानी कि प्राचीन समय से हुआ है। खादर होती तो ये मानते हैं भाई नहीं है, मगर यहाँ की जो मिट्टी है वो पुरानी, यानी कि बांगर क्षेत्र में आता है ये। और मिट्टी कैसी है, चलो, और नदियां जो ज्यादातर कंकर पत्थर या मिट्टी बहा के लेके आती है वो मैदान बनाती है, वो जलोढ़ी बनते हैं। कौन से बनते हैं, जलोढ़ी ज्यादा बनते हैं जी, मैदान। ठीक है, सिंचाई की बात करें तो सिंचाई होती है पश्चिमी यमुना नहर से। करनाल में आपसे पूछ ले सिंचाई किससे होती है, तो किससे होती है, पश्चिमी यमुना नहर से। बांध की अगर बात करें तो यहाँ बांध है जी मूनक बांध। कौन सा बांध है, मूनक बांध है। झील की बात करें तो पेपर में आई है जी कर्ण झील। अब कर्ण झील बड़ी आसान है करनाल, क्योंकि कर्ण ने ही करनाल की स्थापना की, कर्ण के ही नाम पे कर्णालय इसका नाम पड़ा। तो कर्ण के नाम से कोई भी बात आएगी वो डायरेक्टली कहाँ होगी, करनाल। तो कर्ण झील 1972 में बनी थी, ये आपको याद होना चाहिए। कर्ण झील बनी कब, 1917 एकड़ में बनी हुई है जी। ये और आगे डेप्थ का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो। इसके उद्घाटन की अगर बात करें तो बीएन चक्रवर्ती जो हमने पढ़ा था, दूसरा राज्यपाल, जिसके नाम पे इसको शुरू किया गया। हालांकि कर्ण झील नाम क्यों पड़ा, क्योंकि करनाल भूमि ही कर्ण की है, मगर बनाया तो हमने ना, यानी कि ये कोई नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल लेक बनाई ना। तो इसको हमने 1972 में इसका जो उद्घाटन किया था बीएन चक्रवर्ती ने, और उसी के नाम पे इसका उद्घाटन किया गया, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। मगर याद रखना कब बनाई, 72 में, और उद्घाटन हुआ 1974 में उद्घाटन हुआ था। यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं जी, कौन से,
तो NH44, जिसे पहले NH1 और 2 कहते थे, और ये पेपर में पूछा है, क्या पूछा था कि NH1 और NH2 तो अब कर दिए खत्म, और इनकी जगह कौन सा बढ़ गया, NH44। यानी इन दोनों को मिलाकर अब एक ही नेशनल हाईवे हो गया है, वो कौन सा, NH44। शेरशाह सूरी मार्ग भी कह देते हैं जी इसे, NH44 को और क्या कह देते हैं, शेरशाह सूरी मार्ग कह देते हैं जी। पराली से ऊर्जा बनाने का पहला कारखाना लगा था कहां। अब पराली से ऊर्जा कैसे बनेगी, पराली से बनेगा एथेनॉल। क्या बनेगा, आप जो ये पेट्रोल में मिला रहे हैं ना, 20% पेट्रोल में E20 तुम पढ़ते हो, जो गन्ने के रस से, सड़े गले या पराली से बनता है, वो एथेनॉल है। जिससे व्हीकल खराब हो रहे, इंजन खराब हो रहे हैं, एवरेज डाउन जा रही है, तो ये एथेनॉल प्लांट लगाएंगे जो पराली से, गन्ने के भूसे से, इनसे बनेंगे। वो पहला जो पराला वो लगा तो पानीपत में था, पहला जो एथेनॉल प्लांट लगा था वो कहां लगा था, पानीपत। मगर ये क्या कह रहा है, पराली से ऊर्जा बनाने का पहला कारखाना, तो ऊर्जा बनाने का पहला कारखाना लगा करनाल में, और एथेनॉल बनाने का पहला कारखाना लगा पानीपत में। तो ये बात याद रखना, इसमें आप एथेनॉल मिक्स मत कर देना, एथेनॉल आएगा तो पानीपत आएगा, पराली से ऊर्जा बनाने की बात होगी तो करनाल आएगा। असंध चीनी मिल, अब जो असंध चीनी मिल है वो 2008-9 में स्थापित की गई जी, एफर्ड के द्वारा ये संचालित की जाती है। आज अगर आप देखेंगे तो इसको चला कौन रहा है, एफर्ड चला रहा है। करनाल में पर्यावरण न्यायालय कैंप लगाया गया 1998। अब पर्यावरण न्यायालय भी है, दो है, फरीदाबाद पर्यावरण न्यायालय है दो, एक फरीदाबाद में, दूसरा आपको पता करके आना कहाँ है, ठीक है। कल की क्लास में मुझे पता होना चाहिए, आप बताएंगे कि दूसरा पर्यावरण न्यायालय कहाँ है। पर्यावरण न्यायालय का कैंप लगा था या 1998 में, तो पेपर में पूछ लेगा करनाल में पर्यावरण कैंप कब लगा। पुराना नाम अब यहां लिखा हुआ है करनाल, अब जो करनाल है ये किसका पुराना नाम है, यहां लिखा हुआ ना कि पुराना नाम करनाल, किसका पुराना नाम है, नहीं, ये यहां मिसप्रिंट है यहाँ ये क्या है, मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा यहाँ, इसको रहने देना, ठीक है। और ये जो राजा गजपत सिंह की हमने बात की थी, जिसको हमने पढ़ा था जींद रियासत की, जिसने स्थापना की, जिसने यहाँ पे एक किला बनवाया जिसे करनाल का किला कह देते हैं, ठीक है। तो उसको आप इस रूप में, वरना इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो रखे हैं बस इसमें। चलिए, युद्ध की अगर हम बात करें कि करनाल में कौन कौन से युद्ध हुए हैं, तो वैसे तो करनाल का जो पहले नाम था त्राइन, वैसे तो करनाल का युद्ध तो जब तुमसे कोई पूछेगा तो तुम बताओगे कब, 1739 में। करनाल का युद्ध कोई पूछे तो बता देना 1739 में नादिर शाह ने हमला किया था। किसने हमला किया था, नादिर शाह ने, जो कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था यहां से, जो यहां से कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था, उस नादिर शाह ने जो हमला किया था उसे कहते हैं करनाल का युद्ध, ठीक है, यही करनाल से ही, हाँ, तभी तो उसने अटैक किया था, कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था, और पहला लुटेरा यही था। फिर इससे एक भगोड़े शासक शाह सुजा ने लूट लिया, ठीक है। फिर उस शाह सुजा को जब अफगानिस्तान के अंदर वो था, तो उसको उसके पड़ोसी जो राज्य थे उन्होंने गद्दी से उतार फेंका, वो मदद मांगने यहाँ आया था, किसके पास आया था, पढ़ाया था मैंने तुम्हें, है जी, दिलीप सिंह तो अंतिम शासक था उसका जिसका आप कह रहे हो, वो उससे आया था जो पंजाबी साम्राज्य का सबसे मशहूर राजा रणजीत सिंह से। राजा रणजीत सिंह ने वहां जाकर मदद की, दोबारा गद्दी पर बैठाया, तो शाह सुजा ने राजा रणजीत सिंह को गिफ्ट के रूप में कोहिनूर डायमंड दिया था वापिस। फिर वो जो दिलीप सिंह था जो अंतिम शासक था, उसने वो 1849 में जब वो पेंशनर बना 1848 में अंग्रेजों का, तो उसे लंदन भेजा गया 1849 में। तो 1849 में उसने वो कोहिनूर डायमंड गिफ्ट के रूप में किसे दे दिया, महारानी को। तो वो ऐसे भारत से आज इंग्लैंड की महारानी के ताज में है, चाहे वो सम्राट पहने चाहे महारानी पहने, उस क्राउन में है, ठीक है।
तो जी 3 युद्ध हुए हैं तराइन के। अब तराइन ही करनाल है, तरावड़ी ही करनाल, करनाल्य ही करनाल। तो तराइन के जो ये 3 युद्ध हुए हैं, ये 2 तो आप जानते हो कि भाई किस किस के, पृथ्वीराज चौहान और गौरी, इनके बीच हुए हैं ये दोनों युद्ध। पहले में गौरी हार जाता है, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। यही पढ़े। ये आपने पढ़ा है कौन सा, 1215। 1215 में आपने पढ़ा है किसका, इल्तुतमिश किसके साथ, यल्दोज के साथ। इल्तुतमिश किसके साथ युद्ध करता है, यल्दोज के साथ करता है। किसके साथ, यल्दोज। इसमें यल्दोज की हार होती है। ठीक है, 3 युद्ध हुए तराइन के। करनाल का ये युद्ध लिखा मिल रही रहा है जी 1739। किसके बीच हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला वह, ये वह नहीं है, ये वह है, नादिर शाह के बीच। जीता था कौन, अब मोहम्मद शाह रंगीला कौन था, मुगल बादशाह। मोहम्मद शाह रंगीला कौन था। अब मोहम्मद शाह रंगीला की एक बात और याद रखना, इसने जजिया टैक्स पूर्णतः भारत में खत्म किया था। भाई किस मुगल बादशाह ने जजिया को पूर्णतः खत्म कर दिया, वो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, अकबर ने हटाया, औरंगजेब ने फिर लगाया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगाया, मगर उसको बिल्कुल खत्म करने वाला ये मोहम्मद शाह रंगीला है। ठीक है, अकबर ने लगाया 1500 हटाया 64 में, 1564 में। औरंगजेब ने 1679 में फिर लगा दिया इसको। ब्राह्मणों पर 1388 के समय फिरोज शाह ने लगाया, और इसने बिल्कुल इस टाइम पे इसको हटाने का काम किया। ठीक है, हो जाएगा यहां तक। आगे देखिए, हरियाणा के किस गांव में सबसे बाद में बिजली आई थी, वो उचाणी गांव है करनाल का। वैसे तो हम बात करते हैं क्या कि जी हरियाणा पूरे भारत का पहला स्टेट है जिसमें हर गांव हर घर तक बिजली पहुंची थी। पूर्णतः विद्युतीकरण हुआ था, कब हुआ था, 1970 में हो गया था जी पूर्णतः विद्युतीकरण। यही पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना, विद्युतीकरण कब हुआ था, 1970 में हो गया था। मगर 1970 के ही साल में सबसे बाद में बिजली, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम से पहुंच जाएगी, भाई टाइम तो लगेगा ना, 2 महीने 4 महीने साल, तो वो टाइम लगा। और क्वेश्चन बन गया कि भाई अंत गांव बताइए जहां 1970 में ही पहुंच गई थी बिजली, तो मगर कौन सा था, उचाणी गांव था। ठीक है, हरियाणा भारत का पहला राज्य जिसने हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। उस समय सीएम थे जी बंसीलाल। यानी कि जो अभी मैं बता रहा हूं कि 1970 में पूरे हरियाणा बिजली पहुंच गई थी, तो पेपर में पूछ लेगा भाई कौन था मुख्यमंत्री, पेपर में सीधा आ जाएगा हरियाणा के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए किस सरकार ने काम किया, सीएम कौन था, तो बंसीलाल था। ठीक है, और प्रधानमंत्री थी जी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने करनाल आकर इन्हें सम्मानित भी किया था इस काम के लिए कि भाई देश में पहली बार हरियाणा ऐसा प्रदेश बना जिसने हर घर तक बिजली पहुंचाई, पहला। इसलिए खुद इंदिरा गांधी करनाल आई थी और इसे सम्मानित करके गई थी बंसीलाल। अब और क्या है जी, अगर कई बच्चे क्या कहते हैं, जैसे मैं कह देता हूं ना कि भाई करनाल से जुड़े हुए, जैसे कर्ण का नाम आ गया तो मैंने कहा आंख बीच के करनाल लगा देना। अब कल्पना चावला तुमने कहा पढ़ी है करनाल में, तो तुम फिर भी यही कहोगे जी आपने कहा था आंख बीच के लगा देना, तो मैंने कल्पना चावला तो नहीं कहा था। कल्पना चावला को ये मत सोचना हर चीज करनाल में होगी। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये बताता है कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ है, अगर हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा और इसलिए मैंने करनाल में लिखा, नहीं पढ़ा तो हम कहा लगाएंगे, करनाल ही लगाएंगे। मगर तारामंडल जब बात आएगी तो कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला रिसर्च सेंटर बना है जी चंडीगढ़ में। हालांकि जो कॉलेज वगैरह है वो तो करनाल में है कल्पना चावला के नाम से। ठीक है, मगर कॉलेज ये आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट बना चंडीगढ़ में, और तारामंडल बना है कुरुक्षेत्र में। मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से, मनोहर लाल जो खट्टर है करनाल से निर्वाचित थे, इसलिए करनाल वो कहते थे सीएम सिटी। क्या कहते थे, अब जैसे कुरुक्षेत्र सीएम सिटी,
पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा था तो रोहतक सीएम सिटी थी 10 साल तक, ठीक ही नहीं थी। तो जहां से वो लाडवा से आया कुरुक्षेत्र से, तो वो सीएम सिटी होगी। ये करनाल से था तो सीएम सिटी होगी। गौतम ऋषि का संबंध है जी गोदर करनाल से, पूछा जाता है जी आपसे। करनाल तो बाद में आएगा, पहले गोदर स्थान आ जाएगा। तो जो गौतम ऋषि है वो गोदर करनाल से है। पाराशर ऋषि, पाराशर हमने तालाब पढ़ा था, दुर्योधन जिसमें छुपा था। तो पाराशर जो ऋषि हैं उनकी तपोस्थली कहा जाता है बहलोलपुर। बहलोलपुर कहाँ है? करनाल। गौतम ऋषि की आए तो गोदर, अगर पाराशर ऋषि के आए तो बहलोलपुर। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? करनाल। कब बना? 1991। आलू उत्कृष्ट केंद्र कहाँ है? हालांकि आलू कहाँ पैदा होते हैं ज्यादा? अंबाड़ा। मगर यहाँ आलू उत्कृष्ट केंद्र की बात है तो वो कहाँ पे है? नीलोखेड़ी। एक नागरिक हवाई अड्डा है जी करनाल में, नागरिक हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट तो कहाँ है? हिसार। मगर नागरिक हवाई अड्डा है कहाँ है? करनाल में। करनाल में मूनक जो नहर है, करनाल में मूनक नहर पश्चिमी यमुना नहर से निकलती है जी। अब मूनक क्यों प्रसिद्ध है या क्यों जरूरी है? तो दिल्ली के लोग जो पानी पीते हैं या दिल्ली के लोग जो सिंचाई करते हैं या दिल्ली के लोगों की जो पानी की आपूर्ति होती है वो किससे होती है? वो इसी मूनक नहर जो कि पश्चिमी यमुना नहर से निकलती है और कहाँ जाती है? दिल्ली में जाती है जी। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि पश्चिमी यमुना नहर से कौन सी नहर निकाली जाती है जो दिल्ली में जाके सिंचाई या पेयजल का काम करती है? वो मूनक नहर है जो करनाल से निकलती है। कहां से? करनाल से। करनाल सीमा बनाता है जी यूपी के साथ। किस जिले के साथ? यूपी का जिला कौन सा है? सहारनपुर और शामली। सहारनपुर और, या तो सहारनपुर मिलेगा या शामली। इस डैश का मतलब क्या है कि दोनों में से तुम्हें एक लगाना है, या तो सहारनपुर लगा लो या शामली। करनाल में एक हर्बल पार्क है जिसे अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता है। हर्बल पार्क तो और भी है मगर करनाल में जो हर्बल पार्क है उसे अशोक वाटिका कह देते हैं। अशोक वाटिका कौन सी थी? जिसमें माता सीता को रखा गया था, वो अशोक वाटिका थी जो रावण की थी। हाँ जी। करनाल से अभिलेख मिला है जिसे कहते हैं अधूरा अभिलेख। करनाल से कौन सा अभिलेख मिला? अधूरा। तो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि हरियाणा में अधूरा अभिलेख कहां से मिला है? करनाल से। किस लिपि में? खरोष्टी में। क्योंकि पहले के जो अभिलेख थे तो खरोष्टी में या ब्राह्मी में या अरमाइक में या प्राकृत में, इनमें लिखे मिलेंगे आप। 1857 की क्रांति में किस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया? कुंजपुरा। किसने दिया? यानी कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासत कौन सी है? कुंजपुरा। एक जींद भी है, जींद पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। वो जींद भी है और ये भी। कुंजपुरा रियासत का नवाब कौन था? नजबत खान। भाई जिस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया 1857 क्रांति में, वहां का नवाब कौन था? नजबत खान था। स्थापना कब हुई थी कुंजपुरा रियासत की? 1729। ये बहुत डीप की बात है, इतना डेप्थ में आपसे ना भी पूछे। त्राइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? खांडे राव। अब देखो कितनी डीप की बात है कि पृथ्वीराज चौहान का जो पहला युद्ध लड़ा था उसमें सेनापति कौन था? खांडे। क्यों? क्योंकि हरियाणा में युद्ध लड़ा गया था इसलिए। अब खांडे राव तो वैसे रागणियों में आप सुनोगे खांडे राव परी को कहते हैं, मगर ये सेनापति का नाम। पृथ्वीराज का साथ हरियाणा में दिया था किसने? गोविंद राय ने। आसी का ये रहने वाला था जी। पहले युद्ध में इसने साथ दिया, युद्ध जीत गया, मगर दूसरे युद्ध में इसकी हत्या हो गई थी, यानी कि ये मर गया था जी युद्ध लड़ते लड़ते, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को धोखे से घेरा गया था, बंदी बनाया गया था। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ ले त्राइन के पहले युद्ध में या त्राइन के युद्धों में पृथ्वीराज चौहान का साथ किस हरियाणा के रहने वाले ने दिया? आसी का रहने वाला था जिसका नाम था गोविंद राय। क्या नाम था? गोविंद राय। कुंजपुरा रियासत पर मराठाओं का अधिकार हुआ कब? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। फिर मराठाओं का ही नहीं रहा अधिकार। क्यों? अहमद शाह अब्दाली ने अधिकार कर लिया यहाँ पे। कलंदर शाह का मकबरा किसने बनवाया?
गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। मीरा साहिब का मकबरा कहाँ है? करनाल में है जी। मीरा साहिब का मकबरा है जी कहाँ पे? करनाल में। अब छावनी बनी जी करनाल में 1800। मैंने बताया मलेरिया फैल गया इसलिए इसे कहां शिफ्ट कर दिया? तो अंबाड़ा में कब बनी? 1800। मगर वो पहले करनाल में बन चुकी थी। कब? 1800। ये और डेप्थ में चला गया, वरना तो अब तक तो छावनी इतनी पड़ते ना 1843। मगर वो करनाल में बन चुकी थी, मगर पूरी नहीं हुई थी, कामकाज शुरू नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि मलेरिया की बीमारी फैल गई, इसलिए वेट भी किया गया भाई बीमारी कंट्रोल आ जाए फिर काम शुरू करें, नहीं हुई, इसलिए इसे कहां कर दिया? छावनी अंबाड़ा बना दी 1843 में। उसके बाद देखिए जी, यूरोपियन सैनिकों का मकबरा किसे कहते हैं? अंबाड़ा में हमने पढ़ा था यूरोपियन सैनिकों की कब्र, कब्रिस्तान। यहां हम पढ़ रहे हैं कि यूरोपियन सैनिकों का मकबरा कहां है। हालांकि कब्र मकबरा एक ही होता है, मगर मकबरा कहा जाता है मुस्लिमों में। ठीक है। 1811 से 1840 के बीच में जो भी मरे थे उनको यहां क्या दफनाया गया था और यही इनके मकबरे बनाए गए थे। नारायणा, नारायणा में मस्जिद बनवाई जी किसने? औरंगजेब। अब ये बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गए तो 2-3 साल रिपीट नहीं होते, रिपीट नहीं होते, एक बार आ गए तो फिर नहीं आते। ठीक है। हरियाणा का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ है? करनाल में। हरियाणा का पहला साइंस उद्यान कहाँ है? करनाल में। ऑक्सीजन की शुरुआत कहां से हुई? ऑक्सीजन पार्क लग रहे हैं, देखे होंगे, अब तो हर जगह लग गए। अब तो हर जगह लग गए, जो भी सरकारी भूमि होती है उसमें पेड़ लगा देते हैं। जो भी सरकारी भूमि है वो 4 दीवारी देते हैं कर तार लगा के, उसको नाम दे देते हैं ऑक्सीजन पार्क। क्या नाम देते हैं? ऑक्सीजन पार्क। तो यहाँ ऑक्सीवन की शुरुआत हुई जी, किसकी शुरुआत हुई? ऑक्सीवन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गांव से कोरोना को नियंत्रण हेतु संजीवनी सेवा कहां से शुरू? ये पूछा गया था जी। करनाल। हरियाणा में संजीवनी सेवा कहां से शुरू हुई? करनाल। कि भाई हर गांव तक एक वैन पहुंचती थी और मरीजों को देखने का काम करती थी, संजीवनी योजना। सांसद मोबाइल ऑफिस की शुरुआत कहां से हुई? भाई सांसद मोबाइल ऑफिस का मतलब कोई भी समस्या जरूरी नहीं है आपको विधानसभा ही जाना है, आपके फोन पे आप ऑनलाइन भी उसको क्या कर सकते हो? अटेंड कर सकते हो। बस के अंदर अटल सेवा केंद्र कहां से शुरू हुआ? अब देखते हो ना, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में गांव में बस आ जाती है। वो क्या है कि जिनकी फैमिली आईडी में दिक्कत है या जिन नई फैमिली आईडी बनवानी है या किसानों को कोई काम कराना है तो वो अटल केंद्र बस में ही घूमता रहता है। ठीक है। वो तो अलग है, वो प्राइवेट खोले हुए हैं। बस जाती है, बस जाती है, कैंप लगा देती है वहां, आओ भाई अपनी समस्याएं 2-4-5 घंटे अपनी समस्याएं सुलझा दो। हरियाणा की मुख्य फोरेंसिक लैब कहाँ है? कोई भी मरेगा तो सबसे पहले उसका लीवर का टुकड़ा लिया जाता है। लीवर का टुकड़ा जो पोस्टमार्टम में आता है, लीवर का टुकड़ा लेते हैं। क्यों? सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कहीं खाने में कोई जहर वहर कुछ तो दे रखा था, वो लीवर के टुकड़े से ही पता चलता है। उसके बाद आगे की चीजें होती है। तो हरियाणा की जो मेन लैब है वो मधुबन में। ये फोरेंसिक लैब कहाँ है? तो फोरेंसिक लैब है जी कहाँ पे? तो मधुबन में। ठीक है। तो ये आपका करनाल था जी। यहाँ हमने करनाल को सब्जेक्टिव भी और ट्रेडिशनल भी पूरा कर लिया। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, हो जाएगा? चलिए।